साइड में राइट। बैठ। थैंक यू। आपने हाई स्कूल पास किया 68% मार्क्स के साथ 2009 में। जी सर। फिर इंटरमीडिएट 62.8% के साथ। ठीक है। ग्रेजुएशन आपका 2015 का है। जी सर। हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस एंड एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है। पीजी आपने किया एंशिएंट हिस्ट्री में 2018 में। फिर बेरोजगारी के भय के नाते आपने 2022 में बीएड कर लिया, ये मारामारी देखते हुए। तो ये तो एकेडमिक रिकॉर्ड है, हमारे सामने है। आप अपना परिचय दीजिएगा। परिचय में जाहिर सी बात इसकी ज़रूरत तो है नहीं, ये हमारे सामने है एकेडमिक रिकॉर्ड। एक और प्रतिबंध परिचय पर ये है कि आप अपने नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि का उल्लेख नहीं करेंगे। कठिन हो गया थोड़ा परिचय देना, लेकिन दीजिए। सर मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। ठीक है। वर्तमान में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पुस्तकालय परिचायक के पद पर कार्यरत हूँ। किस पद पर? पुस्तकालय परिचायक। ठीक है। और कुछ बताना चाहिए? बाकी डिटेल्स आपके ठीक पास है। पुस्तकालय परिचायक के रूप में। जी सर। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं इस पद? सर लाइब्रेरी अटेंडेंट। लाइब्रेरी अटेंडेंट। ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारे ख्याल से फिर आपकी शिक्षा दीक्षा? जी सर। आपने बीए एमए तो कम से कम यहाँ से किया है। जी सर। और यहीं पर आप, तो कैसे ये जॉब आपको मिली? सर एग्ज़ाम हुआ था इसका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। रिटन हुआ था? जी सर। ऑब्जेक्टिव टेस्ट? जी। और फिर आपने इसका इंटरव्यू दिया होगा? नहीं सर, डायरेक्ट ज्वाइनिंग थी रिटन एग्ज़ाम के बेस पर। अच्छा, रिटन एग्जाम के बेस पर। कितने पद थे? सर इसमें 65। ठीक है। कब ज्वाइन किए? सर 3 मार्च 2023। 3 मार्च 2023 अभी आपने जी सर। किए। ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बताइए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनाई? सर 2005 में। 2005 यूनिवर्सिटी ऑफ में। इलाहाबाद एक्ट 2005 के तहत इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। हाँ हाँ। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद विश्वविद्यालय की गरिमा में गिरावट है या फिर? जी सर, स्थिति थोड़ा गिरावट हुई है पहले के कंपेयर में। क्या वजह हुआ? और अच्छी स्थिति होनी चाहिए थी। जी सर, उसकी 2-3 वजह रही हैं। एक तो टीचर्स की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, साथ ही सिलेबस जो अपडेट नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से। इसके कारण जो है NIRF रैंकिंग में कंटिन्यूस की गिरावट आ रही है इस समय। शासन चुनाव हो नहीं रहा है, जी सर। तभी स्थिति खराब हो रही है विश्वविद्यालय की। नहीं सर, अब स्थिति सुधार होगा क्योंकि अब टीचर्स की भर्ती भी हो चुकी है, साथ ही नॉन टीचिंग पोस्ट भी भरी जा चुकी हैं और नए सिलेबस जोड़े जा रहे हैं। सिलेबस को भी अपडेट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर अब सुधार होगा स्थिति में। कब का विश्वविद्यालय है ये? सर 1887 में बना था ये। 100 साल से ज़्यादा पुराना हो। जी सर। ठीक है। क्या है इस विश्वविद्यालय का सूत्र वाक्य? लिखा रहता है लोगो? जी सर, संस्कृत में इसका जो लोगो है, यावत्या शाखा स्थावंतो वृक्षा, एंड इसका लैटिन में है क्वाड रैमी डॉट एर्बरोस। क्या अर्थ है इसका? सर जितने अधिक शाखाएं उतने अधिक वृक्ष। इसका क्या मतलब है? अधिक शब्द है उसमें ट्रांसलेशन में, जितने अधिक उतने अधिक। अधिक शब्द आप अतिरिक्त जोड़ दे रहे हैं। जितनी वृक्ष उतनी शाखाएं। सर मैं किस और नहीं, मैंने किसने संस्कृत में ये ट्रांसलेट किया था इसको?
सर ये तो जानकारी नहीं है, पर हाल फिलहाल में इसका लोगो चेंज करके इसमें संस्कृत का शब्द यूज किया गया है। चलिए ठीक है, कब आपके मन में आया पहली बार कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए? सर इसके पीछे दो रीजन थे। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, जिसमें मेरे परिवार के कुछ सदस्य सिविल सर्विस में पहले से ही है, तो इसलिए मेरी रुचि प्रारंभ से ही सिविल सेवा में रही। उसके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दौरान मुझे इसमें अधिक रुचि आई, और साथ में तैयारी के दौरान मुझे लगा कि ये सिविल सेवा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप समाज के योगदान में का बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। साथ ही इसकी जो कार्य विविधता है, पब्लिक इंटरेक्शंस है, इसमें जो चैलेंजेस हैं वह आपके व्यक्तित्व के निखार में, व्यक्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अपने आप को इष्ट उम्मीदवार मानते हैं? जी सर। इष्टतम उम्मीदवार की तलाश है हम लोगों को। जी। चलिए साबित करना है आपको। एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। जी सर। किस तरह से काम आएगी ये डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद? डिप्टी कलेक्टर ही बनना चाहते हैं? जी जी। मतलब जो कुछ आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा लिखा वो तो डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद दफन कर देना पड़ेगा उसको। नहीं सर, इसको उपयोग न है। किताबों की जरूरत रह जाएगी, न आपके मस्तिष्क में जो इतिहास है, नहीं सर, इतिहास हो भी प्राचीन इतिहास। इतिहास का उपयोग है सिविल कैसे सेवा है में। बताइए? हमें तो नहीं लगता कि इतिहास की भी कोई उपयोगिता है डिप्टी कलेक्टर के लिए। सर एक दृष्टि से सिविल सेवा का इम्पोर्टेंट इतिहास में समझ सकते हैं कि मौर्यकाल है। मौर्यकाल में जो सिविल सेवा थी उसका मौर्य प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और थोड़ा तेज बोलिए। मौर्य प्रशासन में सिविल सेवा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जितने भी इस मौर्य प्रशासन हुआ, रोमन प्रशासन हुआ, या फिर मध्यकालीन प्रशासन है, हम सिविल सेवा का महत्व उस समय देख सकते हैं। साथ ही अगर कहीं पर डिप्टी कलेक्टर आप बनते हैं तो आप प्राचीन इतिहास से ही उस क्षेत्र की जो कि समाज की विशेषताएं हैं, संस्कृति है, उसको आप गहराई से समझ सकते हैं। क्योंकि प्राचीन भारत में जो समाज की विशेषताएं रही हैं, संस्कृति की विशेषता रही हैं, उसमें आज भी चली आ रही हैं परंपरा में। तो आपको अगर किसी क्षेत्र की समाज की गहरी समझ रखनी है तो आपको प्राचीन इतिहास का ज्ञान होना आवश्यक है। समाजशास्त्र वाले बोलते हैं कि समाजशास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। समाजशास्त्र को भी इनपुट इतिहास ही प्रोवाइड कराता है। समाजशास्त्र को अगर इनपुट चाहिए है तो उसको इतिहास ही प्रोवाइड कराता है। और भूगोल वाले कहते हैं क्षेत्र का ज्ञान हमको रहता है, हम ठीक से समझ पाएंगे लोगों को। लेकिन मुझे लगता है हर सब्जेक्ट का महत्व इतिहास का भी इसको आप श्रेष्ठ मानते हैं? किसी एक पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन तीनों में किसका उपयोग प्रशासन में ज़्यादा? मुझे लगता है किसी एक को अगर माने तो सही नहीं होगा। लगभग हर विषय का महत्व होता है किसी भी क्षेत्र की एक कंप्लीट चीज़ को समझने के लिए। अगर सिर्फ हिस्ट्री को जोड़ देंगे तो साथ हम ज्योग्राफी के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, सोशोलॉजी के साथ या अदर सब्जेक्ट के साथ। मुझे लगता है सभी का ज्ञान जरूरी हो। चलिए प्रयागराज के बारे में कुछ बताइए। अभी जो 2025 में कुंभ लगने जा रहा है या फिर महाकुंभ? सर महाकुंभ। क्या अंतर है दोनों में? मुझे इसकी जानकारी नहीं, सॉरी सर। अंतर नहीं पता है। फिर अर्धकुंभ का भी कंसेप्ट नहीं होगा आपको क्लियर? अर्धकुंभ सर 6 महीने में लगता है, प्रत्येक 6 साल बाद। और कुंभ? सर 12 वर्ष बाद। महाकुंभ? सर इसमें सॉरी, मुझे इसके दौरान। चलिए आप बोल ही चुके हैं। इलाहाबाद के पौराणिक महत्व को 2 मिनट में बता दीजिए। सर मैं थोड़ा समय लें। सॉरी सर, पुराना का नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद की भूमिका बताइए। सर यहाँ पर कांग्रेस के 3 सम्मेलन हुए थे। इसके यहाँ से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जैसे श्री मोतीलाल नेहरू जी, श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री गोविंद वल्लभ पंत, श्री मदन मोहन मालवीय जी जैसे विभूति रहे हैं। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद की जो भूमिका है, असहयोग आंदोलन चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन्हें बराबर रही है। और हम कहें कि
उत्तर प्रदेश का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में, तो फिर क्या जवाब होगा? सर उत्तर प्रदेश में 1857 क्रांति में का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, मेरठ ये महत्वपूर्ण केंद्र थे। इसके पश्चात क्रांति के पश्चात जो है उत्तर प्रदेश ने, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो या फिर असहयोग आंदोलन हो या फिर सविनय आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, सभी आंदोलन में महत्वपूर्ण भागीदारी की है। ईवीएम मशीनों पर बहुत चर्चा हो रही है, जी सर। तो क्या चर्चा हो रही है उससे आप अवेयर है ही? जी। तो आपकी नज़र में जो उसकी आलोचना हो रही है, तो सही है गलत है? मुझे लगता है आलोचना गलत है। तो सत्ता पक्ष के समर्थक हैं आप? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है वही लोग बोल रहे हैं, निश्चित तौर बाकी सब तो पर संदेह करना उनका हक है, लेकिन चुनाव आयोग ने तो स्पष्ट किया है उसकी कि टेक्नोलॉजी पता हो तो जरा बताइए। EVM टेक्नोलॉजी नहीं मुझे आइडिया। तो फिर अगर नहीं पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की टेक्नोलॉजी, तो फिर आप मान क्यों नहीं लेते हैं कि उसको हैक किया जा सकता है? क्योंकि सर इसका अभी तक किसी ने इसको साबित नहीं किया है। चुनाव आयोग ने जो है लगभग 76 प्रश्न जो है रखे हुए हैं अपने वेबसाइट पर, और उसमें स्पष्ट किया है कि अगर आप इन सभी के जवाब देते हैं तो हम मान लेंगे कि ईवीएम हैक हो सकती है। परंतु अभी तक ऐसा कोई साबित नहीं कर पाया है, और ये लगभग 1 वर्ष बीत चुका है इसको। वीवीपैट क्या है? सर वो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन है, जिसके जरिए जब वोट देते हैं ईवीएम से तो इसमें से पर्ची निकलती है, जिसके जरिए बाद में अगर आप ईवीएम में जो वोट डाले गए हैं उनका मिलान करना चाहे तो उन पर्चियों के थ्रू कर सकते हैं। कितने समय तक रिकॉर्ड रहता है इसमें? जैसे कोई अपनी वोट कास्ट करता है, जी कितने समय तक रिकॉर्ड रहता है वीवीपैट? सॉरी सर, मुझे नहीं जानकारी। अभी इंडिया गठबंधन क्या बोलते हैं उसका, आप क्या मानते हैं? इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन? इंडिया नाम है उसका। इंडिया, जी ठीक है। कुछ लोग इंडी बोलते हैं, कुछ लोग इंडिया बोलते हैं उसको। इन लोगों ने डिमांड किया है कि वीवीपैट पर आधारित गणना करनी चाहिए। जी, मुझे लगता है सर निश्चित तौर पर जो कि विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतंत्र में, तो अगर उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए तो उनका जरूर संज्ञान लेना चाहिए। और अगर उन्होंने बोला है वीवीपैट का, तो मुझे लगता है संपूर्ण वीवीपैट का वेरिफिकेशन करना तो संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा मशीनरी और बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है। तो हम ये कर सकते हैं कि हर एक विधानसभा या लोकसभा जो भी क्षेत्र होता है उसका कुछ निश्चित जो है निश्चित बूथ का चयन करके और वहाँ पर वीवीपैट का मिलान कर सकते हैं। ठीक है, इससे उनकी शंका का समाधान भी हो जाएगा। आपने अभी बातचीत में पुरजोर समर्थन किया कि मौर्य काल में प्रशासन का महत्व, प्रशासन का महत्व नहीं सारा था। जी सर। आज मौर्य काल के प्रशासन की जानकारी करके हम आज के प्रशासन में क्या योगदान दे सकते हैं। मौर्य काल तो राजतंत्र था, इस समय हम लोकतंत्र हैं, तो क्या इन दोनों तंत्रों के प्रशासन में कुछ अंतर होता है या एक ही तरह का होता है? नहीं सर, अंतर तो है। क्या अंतर है? एक तो चयन में अंतर है। पहले सीधे नियुक्ति होती थी, अब एक परीक्षा के माध्यम से, एक स्वतंत्र प्रतियोगिता के माध्यम से चयन होता है प्रशासन में कार्यों का। अच्छा, ये बताइए, भारतीय इतिहास लेखन में सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? सर पुरातात्विक स्रोत। नहीं, पुराण का कितना महत्व है उसमें? सर पुराणों का महत्व है। पुराण की परिभाषा क्या है? आप तो इतिहास के विद्वान विद्यार्थी हैं, पुराण के लक्षण क्या बताएंगे? किस ग्रंथ को हम पुराण कहते हैं? सॉरी सर, मुझे परिभाषा नहीं है। भाई सभी लिख रहे हैं तो सब तो नहीं पुराण कहे जाएंगे। नहीं, ये बात सही है। जब आपने इसमें भी 2 ब्रांच हो जाती है ना, आर्कियोलॉजी और कल्चर।
जी, आपने किस ब्रांच में स्पेशलाइज किया? मैं सर संस्कृत लिया था मैंने। कल्चर। जी, तो पुरातात्विक वाले को ज्यादा महत्व आप कैसे क्यों दे रहे हैं? मतलब सांस्कृतिक पक्ष भी उतना ही मजबूत है। नहीं नहीं, बिल्कुल है सर, लेकिन अच्छा, एक पुरातात्विक स्थल एक्सकेवेशन प्रतापगढ़ में कोई हुआ है एक दो दशक पहले। कौन सा साइट था वो? 2-2.5 दशक पहले। क्या हो सकता है 3 दशक हो गया हो। प्रतापगढ़ का महत्व एक महदहा है। मादा उसके मुख्य हिस्टोरियन कौन थे जो उसमें लगे हुए थे? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। उसी विभाग के थे। आपने बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने पढ़ा है। जी जी उसी विभाग के इतिहास के जी थे, मैं विद्वान उसका थे। नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। अच्छा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण खुदाई हुई है कौशाम्बी में। हाँ? तो मुख्य रूप से वहाँ क्या मिला? सर कौशाम्बी में जो आवास मिले हैं, मुख्यतः आवास। आवास माने गरीबों को? किसका आवास? नहीं नहीं सर, मुख्यतः जो आवासीय संरचना थी प्राचीन पुरापाषाण कालीन। प्राचीन भारत में कौशाम्बी का महत्व किस रूप में था? क्या है खास कौशाम्बी के बारे में? सर वहाँ नवपाषाणकालीन जो स्थल मिले हैं तो आवास की संरचना समझने में, साथ ही समाधान के जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे जो समाधि मिली है, उनसे ये इनपुट्स मिलता है कि जैसे किसी समाधि में अगर अधिक आभूषण मिलते हैं, किसी समाधि में बिल्कुल नहीं मिले हैं, तो इससे सामाजिक असमानता समझ में आती है। और आगे है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अवशेष मिले हैं उसमें। कौशाम्बी या उसके परवर्ती कोई ईसवी पूर्व के? अशोक का स्तंभ सर कौशाम्बी में। कोई अभिलेख भी मिला है? सर रानी कारुबाकी का अभिलेख है। अच्छा, जो कौशाम्बी में मिला अभिलेख अशोक का, सॉरी, स्तंभ, वो इस समय कहाँ पर है? सर कौशाम्बी में ही है। प्रयागराज के संग्रहालय में? सर मैंने उसको देखा है। कहाँ? कौशाम्बी में। अच्छा, ठीक है। एक सवाल और कुछ बताइए, आप इतिहास के हैं। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा आप किसको असेस करते हैं? आपके असेसमेंट सबसे प्रतापी राजा कौन था? सर अशोक। अशोक। क्यों आप उसको चंद्रगुप्त से ज्यादा प्रतापी मानते हैं? सर क्योंकि चंद्रगुप्त का जो मेन उद्देश्य दिखता है वो सिर्फ साम्राज्यवादी जो उद्देश्य आती राजनीतिक संरचना पर उसका ज़्यादा फोकस था, और अशोक का राजनीति के साथ साथ सामाजिक संरचना, साथ ही जो साम्राज्य, विशाल साम्राज्य बनाया गया था, उसका एक स्थायित्व की तलाश थी उसको, जिसके जरिए उसने धम्म नीति के जरिए उसको पाने का प्रयास भी किया था। तो एक नया वे उसने शुरू किया था। इसके तुलना में इसके कारण मैं जो चंद्रगुप्त की तुलना में अशोक को जो है बेहतर मानता हूँ। माने जब आप कहते हैं कि सामाजिक संरचना में योगदान दिया, तो कुछ एक उदाहरण दीजिए, क्या विशेष योगदान दिया सामाजिक संरचना में? सर धम्म नीति के जरिए उसने समाज में जो नैतिक आचार व्यवहार है उसके सिद्धांत प्रस्तुत किए कि लोगों को किस तरह आचार व्यवहार करना चाहिए ताकि समाज में शांति और स्थायित्व आ सके। नहीं, तो बहुत जनरल बात बता रहे हैं, तो हर राजा ऐसा करता है। अशोक का क्या विशेष था? धम्म नीति उसकी विशेषता थी। सभी राजा करते हैं। इस समय भी जो शासन है, इसमें भी जो सरकार है भारतवर्ष में, वही कर रहे हैं। आचार व्यवहार कैसे ठीक रखा जाए, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट। सॉरी अशोक का कुछ खास कंट्रीब्यूशन भी है। खैर, मैडम आप कुछ सवाल करें।
आप ये बताएं कि अभी जो राम मंदिर बन रहा है, इसका निर्माण कब बंद हो रहा है, कब से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा और तमाम सारे अनुष्ठान शुरू हो रहे हैं? 22 जनवरी को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसका निर्माण कार्य कब संपादित हो रहा है? अभी तो चल ही रहा है। 2025 में बोला गया है इसका कंप्लीट होने के। भाई अनुष्ठान है और तमाम सारी चीज़ें हैं, तो कब से सब चीज़ें शुरू हो रही हैं? निर्माण कार्य कब बंद हो रहा है? कंप्लीट हो जाएगा तभी तो अनुष्ठान होगा। अभी सिर्फ मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज का आपने अखबार पढ़ा? नहीं, सॉरी। ठीक है, तो 15 जनवरी को ये कार्य संपादित हो रहा है, इसका निर्माण कार्य बंद हो रहा है और 16 से अनुष्ठान इसके शुरू हो रहे हैं। आपका साहित्यिक रुझान है? बहुत ज़्यादा नहीं। रामचरितमानस जानते हैं? पढ़ा नहीं कभी। अच्छा, रामचरितमानस लिखा किसने है? श्री तुलसीदास जी। उनका पूरा नाम क्या था? सॉरी मैम, नहीं जानती। अयोध्या तो इस समय उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत की पहचान है। जी पूरा विश्व उमड़ रहा है अयोध्या आने के लिए, जी जी। तो अयोध्या पर जरूर पढ़िए भाई। ये बता सकते हैं कि राम कितने भाई थे? 4 भाई थे। तो उनके पिता का क्या नाम था? श्री दशरथ। किस नंबर के राजा थे वो? आप तो इतिहास बढ़िया पढ़े हैं। दशरथ किस नंबर के राजा वो किस क्रम पर आते थे? सॉरी, नहीं जानती, इस जानकारी नहीं इसकी। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ क्या है? अयोध्या शब्द का भावार्थ क्या है? सॉरी। अयोध्या के और नाम क्या हैं? साकेत। और एक ही पता मुझे। अवधपुरी भी आपने सुना होगा। जी। अवध का आशय क्या है? सॉरी, मुझे जानकारी नहीं। कल हमने किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ा हुआ कोई दिन मनाया है, जिसने शिक्षा जगत में अपना योगदान दिया। जी हाँ, श्रीमती सावित्रीबाई फुले। शिक्षा जगत में उनका योगदान था और उपकरणों को लेके था। सहायक उपकरण कैसे हो सकते हैं क्या? सावित्रीबाई फुले से कल जुड़ा हुआ कल का दिन था। जी। तो वो उनके बारे में और क्या कहा जाता है? और पहला बालिका स्कूल जो उन्होंने खोला था भारत में। प्रथम महिला शिक्षिका भी कही जाती जी। है। तो ब्रेल से जुड़ा हुआ कल कुछ था? सॉरी, मुझे याद नहीं है। लुई ब्रेल कौन थे? नहीं जानकारी नहीं। ब्रेल लिपि उन्होंने ही बनाई थी और कल उनकी जयंती मनाई गई थी। नहीं, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं। सावित्रीबाई फुले का क्या था कल? मनाते हम या तो जन्म या पुण्यतिथि, क्या था सावित्रीबाई फुले का? सॉरी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। क्यों बता रहे हैं ऐसी बात? इसको जानते ही नहीं। किस अखबार में पढ़ा आपने सावित्रीबाई फुले से जुड़ा हुआ कोई तिथि थी कल? कल सर दैनिक जागरण में ही देखा था, पर मैंने एग्जैक्ट नहीं देख पाया। जन्म तिथि या पुण्यतिथि थी उनसे संबंधित। मैडम काटसी, आज के अखबार में एक बड़ी उपलब्धि है भारतीय टीम के नाम। जी। क्या है? भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में? सॉरी मैम, ये नहीं देख पाया मैं। विश्व का एक ऐसा शहर है जो पहला जल विहीन शहर साबित हुआ है।
कौन सा शहर है? सॉरी मैम, नहीं जानकारी। वही शहर है जहाँ पर भारतीय टीम ने अपने झंडे को फहराया है, केप टाउन। देश को देखूंगा निश्चित तौर पर। ठीक है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोगों ने प्रतिभाग किया, तो एक ऐसे वीर का नाम बताइए जो सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ गया। श्री राम प्रसाद बिस्मिल। बहुत कम उम्र में। सॉरी मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कन्फ्यूजन में हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से आए तो जो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं? पहले आपने राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लिया। शायद खुदीराम बोस थे। पर अब शायद आपने लगा दिया और बाद में बताया। कंफ्यूजन था दोनों में, कौन था यंगेस्ट। आप उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों की भागीदारी बताइए कि उनका प्रतिशत क्या रहा, कैसे रहा उनका योगदान किस कंसिस्ट में? स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में। ये सबसे प्रमुख जो 1857 क्रांति के टाइम समय लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज था, कानपुर जो महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अतिरिक्त आपकी आवाज दिनों दिन लो होती जा रही है, मुझे मशीन लगानी। हाँ, नहीं, थोड़ा sorry, सा सॉरी। ऐसे बोलिए, हम भी नहीं सुन पा रहे प्रॉपर। 1857 क्रांति में महत्वपूर्ण जो केंद्र थे मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त मेरठ, बरेली, फिर प्रयागराज और आपका लखनऊ, कानपुर ये महत्वपूर्ण केंद्र थे। इसके पश्चात असहयोग आंदोलन में इलाहाबाद इसका मुख्य केंद्र बना। साथ ही 1922 के आसपास किसान आंदोलन की शुरुआत हुई जिसमें प्रतापगढ़ मुख्य केंद्र बना। 1932 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तब मुख्य केंद्र इलाहाबाद ही था इसका, और साथ में लखनऊ। 1942 में लगभग उत्तर प्रदेश के लगभग सारे जिले इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। बलिया का कोई योगदान है? जी, बलिया को 1942 में यहाँ पर श्री चित्तू पांडे जी द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। और कौन था? और बलिया से सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा। एक और कोई नया तेवर था, नया स्वर था बलिया से जिसकी क्रांति बहुत तेजी से फैली थी, विद्रोह के स्वर की। चित्तू पांडे ही याद है, मैंने दूसरा नहीं याद आ रहा है। फिर मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे बलिया से थे, मुझे याद नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि आपको रामचरितमानस की कोई पंक्ति याद है? सॉरी। राम मंदिर का फैसला कब आया था? एग्जैक्ट डेट नहीं याद मुझे। ठीक है। यदि आपको कहा जाए कि आपने बीएड किया हुआ है जी, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है? इसकी क्या उपयोगिता है आपके इस पद के लिए? मनोविज्ञान का शिक्षा में अगर किसी को भी हमें शिक्षा देनी है तो हमें उसका एक मनोविज्ञान समझना ही होता है कि उसकी मनोस्थिति इस समय कैसी है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसकी कमियां हैं। इसके समझने का उसी के अनुसार हम उसको शिक्षा प्रदान करते हैं, उसके तरीके नए खोजते हैं उसके लिए। तो किसी को अगर अपने शिक्षा के जो प्रदान कर रहा है उसके लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, जिसको प्रदान करनी है शिक्षा, उसका मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग अयोध्या में हो जाती है, जी कोई महाराज जी अपनी समस्या लेके आपके पास आते हैं, जी तो उनकी जो भाषा शैली होती है, जो अभिव्यक्ति प्रायः उनकी होती है, वो बहुत थोड़े में बहुत कुछ कह देते हैं। जी कोई एक सूक्ति के तहत बताएंगे, कोई कुछ। भाई रामचरितमानस तो हर
संदर्भ से जुड़ा हुआ है। जी खुशी और दया, सहानुभूति, विरह, त्याग, सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ। तो हो सकता है वो एक लाइन कुछ बोलें और फिर आप कहें कि हमने तो रामचरितमानस ही नहीं पढ़ा है। निश्चित तौर पर मैंने तो अभी नहीं तो पढ़ी वहाँ है। पर कैसे आप अपना संवाद स्थापित करेंगे? क्योंकि कई बार ये आता है कि जो व्यक्ति मिलने जाता है साहब से, साहब ना तो उस व्यक्ति की बात समझ पाते हैं, ना वो व्यक्ति साहब की बात समझ पाता है। जी जी। तो आप संवाद कैसे स्थापित करेंगे? निश्चित तौर पर पहले तो मैं उनसे कहूँगा कि आप अगर इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकें या सरल भाषा में मुझे समझा सकें तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, अगर वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं किसी जानकार के थ्रू से ट्रांसलेट करवा सकता हूँ। इसका अतिरिक्त निश्चित तौर पर मैं ये सब चीज़ें पढ़ने का प्रयास जरूर करूँगा। ठीक मैंने है। आप रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे और सब कर लेंगे। नहीं सर, मैं इसको भविष्य में जरूर पढ़ूंगा। अभी तक मैंने जरूर नहीं पढ़ी है कभी। बीएड में आपके ऑप्शनल क्या थे? मैंने एनवायरनमेंट लिया था मैम। एनवायरनमेंट लिया था, तो ऑप्शनल तो 2 रहे होंगे शायद। मैम वहाँ पर प्रथम वर्ष में जो है हिंदी और इसके पश्चात जो है सोशल साइंस के चयन का ऑप्शन था, तो एक पर्यावरण लिया था और एक सोशल साइंस लिया था फाइनल ईयर में। प्रथम वर्ष में हिंदी चयन था ऑप्शन में। ठीक है। तो ये बताइए कि हाई स्कूल इंटर की कोई भी एक ऐसी कविता सुनाइए हमें, या जो आपको याद हो, या ऐसी कोई भी 2-4 पंक्तियां जो आपके जहन में हो और आपको अच्छी लगती हो, स्वयं प्रेरित होने के लिए या दूसरों को प्रेरित करने के लिए। पहले प्रार्थना चलती थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये वाली काफ़ी पसंद थी। आगे की लाइन इसकी बहुत ही सारगर्भित है। फिर 2 ही लाइन याद आ रही सारी। हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ठीक है। एक बात बताइए कि अभी आज के न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रही थी कि कंडी क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से उसका बड़ा महत्व है। तो ये कंडी क्षेत्र कहाँ है, क्यों महत्वपूर्ण है? सॉरी मैम। मैं थोड़ा हिंट देती हूँ। पंजाब में आता है ये, पूरा एक पेज ही इसके ऐड में है। शायद मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ा उसमें शायद थी नहीं ये खबर। अच्छा, अगर आप अखबार पढ़ा, मैंने सर दैनिक जागरण पढ़ा था आज का। जागरण में ये खबर नहीं थी, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का और हमारी ऐड आया। शायद मैंने स्किप कर दिया, ऐड में अक्सर स्किप कर देता हूँ तो। ठीक है। ये बताइए कि साहित्यकारों में किसी को आपने पढ़ा है, किसी भी साहित्यकार को जो हमारे सैलबस में रहे हो? मैं सिर्फ सैलबस की बात कर रही हूँ। मुझे ग्रेजुएशन के दौरान घना बीएड में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, बहुत सारे उसमें वो आते हैं। और बीएड में हो सकता है आपने बर्टन रसेल वगैरह को पढ़ा हो, लेकिन उसके बाद भी हिंदी के बहुत सारे वो हैं। और जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ा, उन्हीं में से किसी को बताइए। ग्रेजुएशन के दौरान घनानंद मुझे पसंद आते थे। ग्रेजुएशन के दौरान जो हिंदी साहित्य में घनानंद काफ़ी पसंद आते थे। अच्छा, आपका एमए, अच्छा हिस्ट्री में, ओके ठीक है। तो स्नातक में भी आपका हिंदी लिटरेचर है, मैं देख रही हूँ। जी, तो प्रथम 2 वर्ष रहा है मेरा। हाँ, प्रथम 2 वर्ष हिंदी साहित्य रहा है। अच्छा ठीक है। तो आप हमें अपने कुछ पढ़े हुए कुछ साहित्यकारों के नाम बताइए। घनानंद थे, केशव थे, मीराबाई थी, नागार्जुन भी थे। नागार्जुन की 1-2 पंक्तियां आपको याद हो तो बताइए, या नागार्जुन से जुड़ा कुछ भी संस्मरण। बहुत समय हो गया है, याद नहीं मुझे। ठीक है, ठीक। केशव चंद्र पर रामचंद्र शुक्ल जी ने बड़ा विचित्र कमेंट किया है। वो पढ़ा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा होगा। सर मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ा होगा तो। वो उनको कठिन हिंदी का प्रेत कहते हैं। कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत। यदि संभव करें।
साइबर किडनैपिंग के बारे में जानकारी है? जी सर। क्या होता है? सर इसमें जो पीड़ित होता है उसको ऑनलाइन जो है इस तरह का भयभीत किया जाता है कि वह स्वयं को हाइड कर ले, और उसके जरिए उसके परिवारजनों को ऐसा एहसास दिलाया जाता है ऑनलाइन थ्रू वीडियो या फोटोज़ के थ्रू कि आपके परिवार के सदस्य को हमने किडनैप कर लिया है। ये हाल फिलहाल में चीन में घटना हुई है, तब से सुर्खियों में है। चीन में घटना हुई? जी। बताइए घटना के बारे में। घटना में था जो स्टूडेंट था उसको डरा करके ऑनलाइन जो है उसको कहा गया कि आप एक जंगल में जाकर के छिप जाइए, वरना हम आपकी फोटो लीक कर देंगे, वीडियो लीक कर देंगे। आपके भारत में भी अभी बहुत जल्दी में हुआ है, पिछले महीने सॉरी भारत को तो नहीं याद, बस चीन का मुझे एग्जाम्पल याद है। एक लड़की के साथ था। भारत का एग्जाम्पल सॉरी मैम याद नहीं, चीन का बस पता है। चलिए बताइए चीन का क्या जी, बताया? तो उस बालक को डरा करके जो है उसको एक जंगल में जाने के लिए कहा गया, साथ ही बोला गया कि फ़ोटोज़ वगैरह भेजो मुझे, और उस फोटो को दिखा करके उनके परिवारजनों को लगभग 66 लाख रुपए की जो फिरौती ली गई उनसे, दिखा करके कि आपका बच्चा हमने किडनैप कर लिया है, पर एक्चुअल में ऐसा था नहीं। वर्चुअल रेप से क्या आशय? सर इसमें जैसे किसी महिला की प्राइवेट वीडियोज़ या फोटोज़ का लीक करने की धमकी देना या उन्हें लीक करना। वर्चुअल रेप हुआ? जी। क्या प्रावधान है हम लोग के? कुछ नियम कानून बने हैं इनको रोकने के लिए? जी सर, पॉक्सो एक्ट बना है 2013 में। पॉक्सो एक्ट बनाया गया है 2013 में इसके जरिए, जिसमें साथ ही IPC की धाराएं हैं। ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं? जी सर। कुछ साइबर लॉ की जानकारी है? हाल ही में डेटा पर्सनल जो है लॉ बनाया गया है। क्या है? सॉरी सर, अभी डिटेल डिटेल नहीं बताइए पता उसके है बारे मुझे में। उसकी। नई आइडिया? जी सर, महिला से संबंधित इसमें डिटेल मुझे नहीं जानकारी है। एक्सपोसैट बहुत चर्चा में है इधर, जी। क्या है? सर इसरो द्वारा जो है ब्लैक होल्स का पता लगाने के लिए एक मिशन किया गया है। क्या है एक्सपोसैट? फुल फॉर्म सर? हाँ पूरा बता दीजिए, पूरा नाम उसका। फुल फॉर्म तो नहीं याद आ रहा है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनते हैं? सॉरी सर, सुनते ही नहीं? कभी कभार, पर हाल फिलहाल में तो नहीं, काफ़ी टाइम से सुना हूँ मैं। अभी लेटेस्ट 31 दिसंबर का? अभी बच्चों से एग्ज़ाम से उसके उस पर शायद उन्होंने कुछ बोला है, जो एग्ज़ाम्स आने वाले उसमें तनाव को लेकर के जो है चर्चा की है। अच्छा। उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर कितने राज्य स्थित हैं? 9। 9 राज्य हैं। चलिए नाम गिना दीजिए। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला? लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला? हापुड़। सबसे बड़ा गांव? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं। सबसे छोटा गांव? सॉरी सर। उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर आदमी? सॉरी सर। ठीक है, शुभकामना। थैंक यू सर। जा सकते हैं। थैंक यू। आइए बैठिए। थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? बढ़िया। आपकी नज़र में? बढ़िया। बढ़िया? हाँ सर। अच्छा, ये कुछ चीज़ें इसके बावजूद आपको ठीक करनी है। जी सर। एक तो इंटरव्यू का जो फर्स्ट मिनट है, जब आप एंट्री करते हैं, जी। आप पूछ नहीं रहे हैं आने के लिए। अगर आपने पूछा होगा तो फिर हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाए, इसका मतलब कि आपने मैंने पूछा तो साथ में स्लो था।
हाँ, स्लो तो पूरा इंटरव्यू आपके ठीक। बहुत धीमा बोल रहे हैं, ओके सर। और जब बोर्ड को ये कहना पड़ता है जी। कि थोड़ा तेज बोलिए, तेज। ये अच्छा नहीं माना जाता। तेज बोलने के लिए कहने के बावजूद आप तेज नहीं बोल रहे हैं, ये अच्छा नहीं माना जाता है। जी सर। बोर्ड का कोई मेंबर अगर धीमे बोलता है, उसकी आवाज़ नहीं समझ पाते, सुनाई पड़ती है आपको, प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर कृपा करके थोड़ा तेज बोलें। प्रश्न नहीं समझते हैं तो कह सकते हैं सर एक बार रिपीट कर दीजिए, ये अधिकार आपके पास है। जी सर। लेकिन अगर बोर्ड मेंबर को ये कहना पड़ जाए कि आप तेज बोलिए, तो फिर अंजाम ठीक नहीं होता उसका। इस पर विशेष ध्यान दीजिए। जी सर। पर्सनालिटी आपकी बहुत बढ़िया है, थैंक यू सर। इस सूदिंग पर्सनालिटी का लाभ उठाइए। जी सर। अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ, 60 नंबर मिल जाएगा, 65 नंबर मिल जाएगा, तो नहीं, 70-75 नंबर क्यों नहीं सोचते हैं? मेरा पिछली बार काफ़ी ख़राब भी था नंबर जो है। कितना नंबर मिला? 47 ही था सर। 47 था। जी। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो सजेशन दिया जा रहा है, अगर इस पर आप काम कर लेंगे नहीं, तो मैं अच्छा करूँगा इस अंक पर आपको काम जो है। मिल सकता है। जी सर। पूरे इंटरव्यू के दरमियान आप दीनहीन की स्थिति में बने रहे, तो दीनहीन किस बात का भाई? आपने मेंस लिखा है, जी। मेंस क्वालिफाई किए हैं, 1500 अंकों का मेंस है, जी। उसमें आपने कमाल किया है, जी। तभी आप यहाँ बैठे हैं। ये तो केवल 100 नंबर का इंटरव्यू है। 47 मिला था, 55 नंबर ऐसे आपको मिल सकता है। मशक्कत कर लीजिए तो 60, 65, 70 मिल जाएगा। निश्चित तौर पर सर प्रयास करूँगा पूरा हाँ। अपना। एंशिएंट हिस्ट्री में आप पीजी किए हैं, जी सर। तो जिसमें आप पीजी करते हैं माना जाता है सब्जेक्ट आपकी स्पेशलाइजेशन आपका है। जी। सर के सवालों का जवाब आप उसमें हाँ, बहुत सहज अच्छे से नहीं हाँ। दे पाया हूँ मैं। नहीं दे पाए। नहीं दे पाया हूँ। एक अयोध्या के बारे मतलब में ब्लंडर आपके जवाब में कि अशोक का जो लॉट था खुदाई में वहाँ मिला था, वो इस समय कौशाम्बी में कहाँ रखा है? आप एम्फेटिकली कह रहे हैं कि हम गए हैं, हमने देखा है। सर वहाँ आपको डुप्लीकेट लगाए हैं, मैंने सर आंखों से खुद देखा है, मैं गया था। अपने विभाग के वीके राय सर जो थे वो लेके गए थे हम लोगों को। अपने विभाग के अध्यापकों से पूछिएगा कि इस समय कहाँ है वो। शायद और हटा दिया गया, बड़े तो नहीं जानकारी। बड़े प्रतिष्ठित आचार्य ने महधा और कौशाम्बी की खुदाई कराई है, जैसे जी.आर. शर्मा साहब। हाँ, शर्मा जी। वो विश्व स्तर के हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं। नाम अन्य लोगों को उनका नाम याद है, वो आप उसी विभाग के हैं, आपको नहीं याद है। दीज आर ब्लंडर्स। नहीं, ये विश्वविद्यालय में मैं आप नौकरी करते हैं, जी तो विश्वविद्यालय की ABCD आपको पता होनी पता होनी चाहिए, चाहिए। वो नहीं पता है आपको, जी तो काम करना है थोड़ा सा, अखबार ठीक से पढ़िए। जी सर। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। इन चीज़ों पर काम कर लीजिए, तो अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं। निश्चित तौर पर सर। ठीक है, शुभकामना। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।